श्याम साहब, यकीनी तौर पर ये ओपेक से निकलना, जहां उनकी अपनी ज़रूरत भी है, वो तेल के हवाले से अपनी प्रोडक्शन को ज़रा बूस्ट करना चाहते हैं, वहीं साथ ही साथ बड़ी डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है टूवर्ड्स सऊदीया, क्योंकि यमन में जो हुआ दिसंबर में, उसके अलावा सूडान में जिस तरह से इनकी रस्साकशी है ग्रुप्स को लेकर, और वहीं साथ ही साथ अगर आप देखें कि ईरान इसराइल वाले मामले में या अमेरिका ईरान वाले मामले में जिस तरह से इमारात एक्सपेक्ट कर रहा था, वो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं नज़र आया या बाकी मुल्क उसके साथ खड़े नहीं हुए, तो ये उसने अपने गुस्से का इजहार किया है। ये ओपेक से अलहदगी के साथ साथ एक बहुत बड़ा सिफारती मैसेज है। इसको किस तरह से आइंदा आने वाले दिनों में आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि इसका असर क्या होगा एग्जैक्टली? देखिए उबैद, ये कोई अच्छा ओमन नहीं है खलीजी ममालिक के दरमियान जिस तरीके से इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। आपने देखा कल समिट हुई थी, वहाँ पे वो MBS खुद नहीं गए, उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। ये भी एक मैसेजिंग, सिग्नलिंग, पोस्चरिंग है कि जी अब आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। अभी आप देख लें 13 ममालिक ओपेक के, ओपेक प्लस में आप देख लें जो 6 मुल्क हैं, मेक्सिको है, रशिया है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, ये 5-6 और मुल्क भी हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं। लेकिन पीछे ज़हन में रखनी बात है कि ये ओपेक जो कार्टेल है, इसको कौन चलाता है? पूरी सपोर्ट अमेरिका की तरफ से होती है। अब जो मेरा ख्याल है जो सऊदी अरब के लिए, अमेरिकन के लिए परेशानी होगी, वो एक मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा होगी। देखिए, एक तो जनरली यही समझता है कि जी हमने पिछले चंद बरसों में $150 बिलियन लगाने के बाद अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा लिया, लिहाजा हम 29 लाख बैरल पे नहीं रहेंगे। वो कहते हैं जी 90 लाख बैरल पैदा रोज़ कर रहा है सऊदी अरब, तो हम क्यों कम रहें? एक तो वो अपना हक़ लेना चाहते हैं, वो जाहिर सी बात है ये कोटा मुकर्रर करता है ओपेक जो है ना, वो उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। तो आपने देखा कि वो उन्होंने कहा कि हम इससे निकल जाते हैं। आपको याद होगा 2020 में कतर निकल गया था, 2021 में इक्वाडोर निकल गया था 20 में, और 21 में आपने देखा कि फिर एक और मुल्क भी, अंगोला भी निकल के चला गया था। तो अब सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है, तो एक मैसेजिंग है कि अभी क्या होगा। देखें ना, ऑयल प्राइसेस का मामला पहले आप देख लें, एक ग्लोबल इकोनॉमी जिससे भुगत रही है, ऊपर से दूसरा झटका ये ओपेक कार्टेल कहें, आप जो मर्जी इसको कहें, बहरहाल वो प्राइसेस वो तय करता है, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी देखता है कितनी किसकी है। मेरे ख्याल है ये डबल डेबिटी हो गई है। अब जो इस तरीके से लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होगी, महंगाई का सिलसिला होगा, वैसे ही आप ना उर्मस बंद होने से जो मुख्तलिफ हवालों से आप चीज़ें देख रहे हैं, किसी को भी पसंद नहीं आ रही कि मामला किधर जाएगा। तो मेरा ख्याल है GCC ममालिक के दरमियान तो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये दरार पैदा हो गया। आपने देखा 6 मुल्कों में जिस तरीके से सऊदी अरब, कतर, ओमान एक तरफ हो गए और UAE और कुवैत और बहरीन एक तरफ चले गए। तो अब ये डिवाइड बड़ी वाज़ेह तौर पे बता रही है कि बड़ा इंटरेस्ट है अपना इजराइल का भी, वो चाहता है कि लड़ाई में भी शामिल होते। और शुक्र है खुदा का, पाकिस्तान ने मेहनत की कि सऊदी अरब डायरेक्ट नहीं आया। और ठीक है, इनके ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं। UAE के वो कहते हैं जी 1000 से ज़्यादा हम पे जनाब मिसाइल और बम गिराए गए। इतने हमले इसराइल पे नहीं हुए जितने इन पे होंगे। जी हाँ, और वो कह रहे हैं कि जी हमारी बिल्कुल जिसको कहते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, और हम सारी दुनिया को जो मैसेज देते थे दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस ऑन द प्लेनेट, वो बात ख़त्म हो गई है। लोग छोड़ के भी चले गए हैं। आपको याद होगा जब ये हमले हुए थे, $1-1 लाख का लोग टिकट लेके प्राइवेट जहाज़ों से गए थे। वो कहते हैं कि बड़ा टाइम लगेगा हमें खड़ा होने में, और प्रोसेस में हमें भी देखिए अमेरिकन से वो स्वाप चाह रहे हैं करेंसी का, वो अमेरिकन वो देने के लिए तैयार नहीं। ज़ाहिर है डॉलर की उस लिहाज से वैल्यू कम होती है। अब कुछ चीज़ें तो ओपनली लग रहा है कि उनकी इकनॉमिक कंडीशन ऐसी हैं, वो चाहते हैं। दूसरा ये पॉलिटिकल बात वैद की भी लड़ाई शुरू हो गई है। अब बड़ा वाज़ेह तौर पे सऊदी अरब के इंटरेस्ट के खिलाफ वो जा रहे हैं, चाहे सोमालिया है, चाहे सूडान है, यमन के इलाके में देख लें। अच्छा, इसको जरा दूसरे एंड से भी, 3-4 महीने पहले जो आपने देखा जहाज़ पे कब्जा किया गया था, या वो जो इन्होंने अपना सऊदी अरब ने कब्जा कर लिया था, मिलिट्री फोर्स उसकी तरफ से अटैक भी हुआ, वो सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है सूरत हाल अच्छी नहीं लग रही। जी, इसको मैं ज़रा क्विकली ना डॉक्टर खालिद साहब के पास भी लेके जाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इसमें हमें ज़रा एक्सप्लेन कीजिए कि ये ओपेक से UAE का जो एग्ज़िट है, ये बुनियादी तौर पर मार्केट को मज़ीद ख़राब करता है, या हम जैसे जो इम्पोर्ट पर इन्हिसार करने वाले लोग हैं उनके लिए ये मार्केट को अच्छा कर देता है? यानी हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं, हमारे पास रेट्स में जो है वो कुछ ना कुछ बार्गेन का मौका मिलेगा। इसको हमने किस तरह से देखना है, क्योंकि हमारा तो सारा इन्हिसार इम्पोर्ट पर है, हमारा इम्पोर्ट बिल, इसको किस तरह से मैनेज करेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप इसको एनर्जी इकोनॉमिक्स के टर्म में समझें तो एक मोनोपोली बनी हुई थी ओपेक की, जो कि ऑयल प्राइसेस को जो है वो कंट्रोल करते थे। और ये मोनोपोली बड़े स्ट्रॉन्ग ओलिगार्क्स की मोनोपोली है। अगर ये आपस में कम्पीट कर रहे हो तो शायद कंज्यूमर का या जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज है उनका फायदा होता है। लेकिन क्योंकि इन ओलिगार्क्स ने मिलके ओपेक के नाम से जो है वो एक मोनोपोली क्रिएट कर ली, और ये ग्रुप जो है वो प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है और अपने जो मेंबर्स हैं उनको भी बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो कोटाज असाइन करता है कि आप उस लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते।
क्योंकि अगर आप लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो प्राइस है वो नीचे आ जाती है। तो ओपेक जो है वो बड़ी सी अपोज कर रहा था और बाकी कंट्रीज भी। अब यूएई के निकलने से क्या होगा कि ये जो आपकी मोनोपोलिस्टिक पावर है ये कम हो जाएगी, और साथ में अगर यूएस से अपना वो वेनेजुएला वाला जो डायमेंशन है उसको भी यूज करता है तो शायद इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए जो है ये चीज फायदेमंद हो। लेकिन अगेन देखना ये होगा कि किस तरीके से इसको जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक साइड पे देखा जा रहा है। तीसरा इसका जो डायमेंशन है वो ये है कि आईईए की रिपोर्ट है कि आपकी जो ऑयल की डिमांड है वो कर चुकी है, अब उसने नीचे आना है, बिकॉज इसी चीज की डिमांड नीचे आ रही होती है। तो देखिए डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं, ये ऑयल प्रोडक्शन की बात तो डॉक्टर साहब समझ आती है, ये तो समझ आती है डॉक्टर साहब, ऑयल प्रोडक्शन की बात किसकी कितनी होनी चाहिए इस पे तो इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि वर्चुअली ओपेक कंट्रोल करता था प्राइसेस को, ऑयल प्राइसेस को। सवाल इस वक्त लोग ये कर रहे हैं कि अब जिस तरीके से दरार पैदा हो गई है ओपेक में, तो ये तो फिर मसला हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए कि किसी को नहीं पता चलेगा कि ऑयल प्राइसेस जो है ना वो कैसे मैनेज होंगी, कैसे तय की जाएंगी। अगर यही सिलसिला रहता तो मेरा ख्याल है दुनिया के लिए तो और मुश्किलात हो जाएगी। दुनिया के लिए मसला हो जाएगा या ये एक्सपोर्टर्स के लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्टर्स को तो फायदा होगा जब मार्केट में इतने सारे ऑप्शन बनेंगे। नहीं, इरशाद साहब की बात इस लिहाज से ठीक है कि अगर प्राइस में वोलेटिलिटी आती है और आपके पास प्राइस सर्टेनिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि ओपेक की वजह से एक चीज बड़ी वाज़ेह थी कि प्राइस तय हो रही होगी, लेकिन अगर प्राइस जो है वो अनसर्टेन हो जाती है तो फिर इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए उसकी जो फ्लक्चुएशन है वो मसला खड़ा करेगी। लेकिन साथ में आपको डिमांड साइड भी देखनी होगी। अगर आईईए की रिपोर्ट ये कह रही है कि ऑयल जो है वो पीक कर चुका है और रिन्यूएबल्स की वजह से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से उसकी डिमांड नीचे आएगी, तो उस सेंस में शायद अब कंट्रीज अपनी जो ऑयल कंपनीज हैं उनका फ्यूचर देखेंगे। 2024 में भी हमने देखा था कि यूएई ने एडनॉक को, जो उनकी सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, उसको एक्सपैंड करने की बात की थी, जिसको ओपेक ने जो है वो जो अपोज किया था। उसके बाद से उन्होंने ओपेक से जो है वो उनकी दरारें बढ़ना शुरू हुई और अब शायद इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके वो अपने फ्यूचर्स को देख रहे होंगे कि किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करना है। हमने देखा कि 2000 से लेके 2015 तक यूएई का जो इकोनॉमिक विजन था वो अल्टरनेटिव की तरफ गया, बजाय इसके कि वो ऑयल पे इन्वेस्ट करते, उन्होंने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप किया। लेकिन इस क्राइसिस के बाद एक क्राइसिस की वजह से उनकी जो टूरिज्म पे हिट आई है वो शायद अब दोबारा ऑयल एंड गैस बिजनेस की तरफ आएंगे, और बजाय इसके कि वो ओपेक के प्लेटफॉर्म से करें वो शायद इसको इंडिपेंडेंटली करने का सोच रहे हैं। तो शायद अगर वो सेल्फिशली अपने इकोनॉमी को सोचे तो उनका फैसला। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और ऐड कीजिएगा, एहसानुल्लाह साहब ने ये भी कहा कि अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है इसको बैक करता है, लेकिन सदर ट्रंप क्योंकि वो पूरी अमेरिकन पॉलिसी से मुख्तलिफ भी चलते हैं, अपनी पहली टर्म में भी वो ओपेक के अगेंस्ट बात करते थे और इस मोनोपोली के अगेंस्ट बात करते थे, और अब खैर उनकी दूसरी टर्म में ये यूएई एक ऐसे टाइम पे एग्जिट ले रहा है कि जब बड़े क्रिटिकल मामलात हैं। तो इस अमेरिकन डायमेंशन से जब वो अपना वेनेजुएला वाला सेक्टर जो है और फैक्टर जो है उसको इन्वॉल्व करता है, तो इक्वेशन कितनी चेंज हो जाती है, कितनी इजी हो जाती है एक्सपोर्टर्स के लिए और कितनी इजी हो जाती है इंपोर्टर्स के लिए? क्या समझते हैं मार्केट का इस पे क्या असर पड़ेगा वेनेजुएला फैक्टर को इन्वॉल्व करके? देखिए, अमेरिका की बिल्कुल ख्वाहिश होगी कि वो ओपेक की जो मोनोपोली है वो खत्म हो, ताकि वो अपना ऑयल जो है वो फ्लोट कर सके। और दूसरा ये कि उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जब भी ओपेक की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो यूएस इकोनॉमी के लिए भी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। तो उस डायमेंशन पे अमेरिका जो है वो बड़ा खुश होगा इस चीज़ को देख के, और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो जगह जगह क्रिटिसाइज करते हुए भी नजर आते हैं। ये शायद एक नया ब्लॉक जो है वो हमें बनता नजर आए। यूएई, यूएसए, इजराइल, जो सोमाली लैंड को देख के भी चीज़ें हो रही थी, अगर उस साइड पे भी चीजें होती हैं तो शायद एक नया ब्लॉक इमर्ज होता नजर आएगा। लेकिन अगर ईरान पे सैंक्शंस खत्म होती हैं और यूएई ओपेक से निकल गया है, और ओपेक, ईरान, यूएई ये 3 फ्रंट होते हैं और साथ आप वेनेजुएला को भी ले लेते हैं, तो उससे शायद मार्केट में कंपटीशन बढ़ा होगा। और अगर कंपटीशन बढ़ता है इकोनॉमिक्स में, आप जब भी कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में कंज्यूमर, डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि ये ईरान इराक वॉर में असल हदफ चाइना था। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि अमेरिका का असल हदफ ईरान जंग में जो है वो चाइना था। वेनेजुएला में जिस तरह कंपनियों को सबसे ज़्यादा तेल चीन ले रहा था उनसे, उसके बाद सबसे ज़्यादा तेल ईरान से ले रहा था चाइना, दोनों से अमेरिका का जो है ना वो तेल आना ब्लॉक हो गया। मार्च के महीने में ग्रोथ रेट 2.7% रहा 8 के मुकाबले में, तो वो तो जिसको कहते हैं बैंड बज गया अपना इकोनॉमी का, अपना क्या कहते हैं इसके लिए, चाइना के लिए। तो आप नहीं समझते कि कुछ लोग कहते हैं ये पॉलिटिकल लड़ाई शुरू की गई थी अमेरिका की तरफ से चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी को सामने रखते हुए?
जी देखें, बिल्कुल इसकी जियोपॉलिटिकल एंगलिंग है, लेकिन साथ में अगर आप चाइना को देखें, उनकी स्ट्रेटजी इससे बड़ी डिफरेंट है। वो अपने आप को ऑयल डिपेंडेंसी से निकाल के इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बड़ा एक्सपोनेंशियली जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। शायद इसी वजह से अगेन मैं दोबारा से नंबर कोट करूंगा कि आईईए ने अपनी जो 2025 की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है उसमें बताया कि आपकी ऑयल की जो डिमांड है वो पीक कर चुकी है, अब उसने नीचे आना है। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखते हैं तो इस डेवलपमेंट को ज़हन में रखते हुए आपके पास अगेन जो आपके साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं, चाइनीज हैं, वो उन पे प्रेशर आएगा कि वो अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ जाएं, और उससे ऑयल की डिमांड अगर कम होती है तो फिर ओपेक और ये कंट्रीज जो है वो ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा होगा। एक तो आपस में, और दूसरा जो ऑयल की डिमांड कम होने से कंपटीशन बढ़ा है उसको भी फिर कैटर करना होगा। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।